जब भी हम किसी क्लाइंट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम लेते हैं तो हमारे क्लाइंट का सबसे पहले ये सवाल होता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दे दे, यानी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिन डॉक्यूमेंट्स को देखकर आप आईटीआर विद डिटेल फिल करेंगे और उनकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको अपने क्लाइंट से कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है। मेरा नाम है सीएस रितेश कालरा और बने रहिए इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको अपने क्लाइंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी होती है। लेट अस स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टू द प्रेजेंटेशन। मैं दिस इज द माइंड मैप। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं आपको सबसे पहले कि कौन कौन सी डिटेल फिल करनी होती है आईटीआर 1 के अंदर। आईटीआर 1 के अंदर आपको 4 तरह की डिटेल फिल करनी होती है। पहली जो डिटेल होती है वो होती है सारी इनकम की डिटेल, यानी कि जो जो इनकम्स आईटीआर 1 के अंदर आप डालते हैं उन सारे इनकम्स की डिटेल वो आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर डालनी होती है सभी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल। अब इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? वो इन्वेस्टमेंट जिसकी डिडक्शन आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस जिनकी डिडक्शन आप 80C टू 80U सेक्शंस के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और सबसे लास्ट में आपको डिटेल फिल करनी होती है टैक्स पेमेंट की। टैक्स पेमेंट यानी कि एडवांस टैक्स या फिर जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या फिर टीडीएस की भी जो डिटेल होती है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईटीआर 1 के अंदर जो जो इनकम्स आप शो करते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, ये इनकम जो आपको वहां पर शो करनी होती है उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के लिए सैलरी की डिटेल्स वहां पर दिखाने के लिए आपको ये 3 चीजों से हेल्प मिल सकती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट से, सैलरी स्लिप से और फॉर्म 16 से। देखिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता या सैलरी स्लिप नहीं मिलती। मान लीजिए जो आपका क्लाइंट है उसकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होती है और उसकी जो सैलरी है उसके ऊपर वो इतनी सैलरी नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स बनता हो, टीडीएस कटता हो, तो ज्यादातर उसका जो एम्प्लॉयर है हो सकता है उसे फॉर्म 16 ना प्रोवाइड करता हो। अगर उसे फॉर्म 16 नहीं मिलता तो आप बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी स्लिप जो उसको मिलती होगी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी स्लिप तो मिलती है। सैलरी स्लिप का आपके लिए यूज ये होता है कि वहां पर आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि उसका बायफर्केशन क्या है, कि उसको जो सैलरी मिल रही है उसका कौन कौन सा पार्ट है, अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, बेसिक सैलरी है, कैश में क्या मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको सैलरी स्लिप में मिल जाती है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वही डिटेल सैलरी स्लिप के अंदर प्रोवाइड करती है। और अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसको फॉर्म 16 मिलता है, उसकी सैलरी टैक्सेबल है, टीडीएस कटता है, तो फॉर्म 16 से आपको मैक्सिमम डिटेल मिल जाती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 होता है तो शायद आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत ना पड़े। तो ज्यादातर फॉर्म 16 के अंदर आपको मैक्सिमम डिटेल मिल जाती है। लेकिन एक ऐसा केस भी हो सकता है जब आपका क्लाइंट आपको आके ये बोले कि उसे सैलरी तो मिलती है लेकिन बाय कैश मिलती है, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं होती। तब तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। आप क्या डॉक्यूमेंट देख के उसकी रिटर्न फाइल करेंगे? इन दैट केस अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि उसे कैश में सैलरी मिलती है तो भी आप उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी जो रिटर्न है यानी कि जो उसकी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लिमिट है हमारे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस ना कर रही हो। तो आप उसकी वर्बली जो आपको बता रहा है, यानी कि जो क्लाइंट आपको बता रहा है कि उसकी इतनी सैलरी है, क्योंकि 99% केसेस में अगर उसकी इनकम टैक्सेबल होगी तो या तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होगी या फिर उसको फॉर्म 16 जरूर इश्यू होता होगा। सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका, इसमें जैसे मान लीजिए वो जो क्लाइंट है उसको जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलती है, उसको जो रेंट मिलता है उसकी बिल्डिंग का, वो रेंट उसे बाय कैश मिलता है। अब इन दैट केस व्हाट ही इज गोइंग टू डू, अगर उसे कैश में मिल रहा है तो ज्यादातर क्या होता है कि वो कैश की रिसिप्ट देना शुरू कर देता है अपने टेनेंट को। अब अगर वो कैश की रिसिप्ट अपने टेनेंट को प्रोवाइड करता है तो उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखता होगा। अगर वो अपने पास कॉपी रखता है और टेनेंट के यानी कि वो अपने सिग्नेचर करता है बिकॉज ही इज गिविंग द कैश रिसिप्ट टू हिज टेनेंट, तो इन दैट केस तो वो रिसिप्ट आपके काम आ सकते हैं। उन रिसिप्ट को देख के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कैश में नहीं मिल रहा रेंट, तो ऐसा हो सकता है कि बाय चेक उसे रेंट मिलता हो। अगर बाय चेक मिलता है रेंट तो आपका काम वैसे ही हो जाता है। बहुत इजीली आप बैंक स्टेटमेंट देख के कि कितने अमाउंट के उसे चेक मिले और कितना अमाउंट उसे एज ए रेंट मिला है, उसके अकाउंट में जो भी पैसा ट्रांसफर होगा एक रेगुलर अमाउंट उसके अकाउंट में हर महीने जो आ रहा होगा
उस अमाउंट को देखकर आप उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कैश रिसिप्ट भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो आपको इस केस में क्या करना होगा? देखिए उस केस में आपको उसकी वर्बल कमिटमेंट के ऊपर, यानी कि जो वर्बली आपको बता रहा है रेंट के बारे में, वही डिटेल आपको फिल करनी होगी। क्योंकि अब इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो जो वो बोल रहा है आपको वो मानना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि उसकी जो इनकम है, सारी इनकम का टोटल, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिला के, या सिर्फ मान लीजिए उसकी हाउस प्रॉपर्टी से, एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से उसको रेंट ही मिलता है, ना उसको सैलरी मिलती है, ना कोई और इनकम है, तो इन दैट केस उसकी वर्बली जो आपको बोल रहा है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसकी सारी इनकम का टोटल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो सकता है कुछ केसेस में, बट कोशिश कीजिए कि उसकी इनकम टैक्सेबल ना हो। कहीं आप बहुत ज्यादा उसकी इनकम बढ़ा के दिखा दें, तो उस केस में क्लाइंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टैक्सेबल नहीं है तो आप उसकी वर्बली जो बोल रहा है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी इनकम टैक्सेबल होगी तो उसे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे। उसको चाहे कैश रिसिप्ट दे, चाहे वो बाय चेक पेमेंट ले, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, उसको दिखाना पड़ेगा ये सब, अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न में टैक्सेबल इनकम दिखाना चाहता है अपनी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर सोर्सेज की इनकम। अदर सोर्सेज की इनकम के लिए, अदर सोर्सेज में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनकम आती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो आता है यहाँ पर आईटीआर 1 में, जो आपको फिल करना होता है। एफडी पर, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फैमिली पेंशन मिल रही है, या फिर मान लीजिए उसका जो रिफंड का केस था, रिफंड उसे टाइमली नहीं मिला तो गवर्नमेंट ने उसे इंटरेस्ट दिया, तो रिफंड के अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती है? देखिए बैंक स्टेटमेंट से आपका ज्यादातर काम चल जाता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी आ जाता है। और अगर मान लीजिए रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट का, रिफंड के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो उसका अमाउंट भी आपको बैंक स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो वहां से देखकर आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। और जो एफडी की डिटेल है, यानी कि एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, वो सारी डिटेल आप उसकी एफडी की स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। यानी कि एफडी इंटरेस्ट की जो भी स्टेटमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि उसे कब कब इंटरेस्ट मिला, या तो उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होगा, या फिर जो एफडी के इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट कई बार एक्यूमुलेट भी होता रहता है, सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर ना करवा के वो क्या करता है कि वो एफडी के ऊपर री इन्वेस्ट करता जाता है। तो ये सारी डिटेल आप एफडी की जो भी स्टेटमेंट होगी वो देखकर आप उससे फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन की डिटेल आपको अकाउंट से मिली जाएगी, क्योंकि अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा होता है, या फिर जो भी एम्प्लॉयर की तरफ से जो सैलरी पेंशन की रिसिप्ट होती होगी उसमें से आप देख के फिल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है जो आपको यहाँ से लेनी होती है आरटीआर 1 को फाइल करने के लिए। ये इनकम की डिटेल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, यानी कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया। अब इसमें कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी होती है? जैसे कि बैंक में बैंक की डिटेल चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए उसने बैंक में एफडी करवाई, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे एफडी के ऊपर होने वाले इंटरेस्ट, एफडी के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए उसने एफडी करवाई, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट की आप यहाँ डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो बैंक की डिटेल आपको चाहिए होगी कि कहीं उसने बैंक में तो कोई एफडी नहीं करवाई। अगर इस प्रीवियस ईयर में उसने बैंक में कोई एफडी करवाई है तो वो डिटेल आप मांग सकते हैं उससे। इसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस की। उसने कोई इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो वो इन्वेस्टमेंट है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो, क्योंकि उसको वापस मिलना है वो पैसा, तो ये वाला अमाउंट भी आप यहाँ पर फिल करते हैं। म्यूचुअल फंड परचेज किए, म्यूचुअल फंड की डिटेल्स आप ले सकते हैं। प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया, और भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर वो करता है, जैसे कि वो ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर वो इन्वेस्ट करता है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो उसको, जिसकी डिडक्शन उसे एटीसी के अंदर मिलती है। अब एटीसी के अंदर उसे कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं, इसके लिए आई हैव रिकॉर्डेड ए वीडियो ऑन डिडक्शंस, ऑल द डिडक्शन। जो डिडक्शंस हैं उसके लिए आप हमारी जो डिडक्शन वाली वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिडक्शन, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की आपको डिडक्शन मिलती है। तो एटीसी टू एटीयू चैप्टर 6 की जो पूरी की पूरी डिटेल्स है वो हमारी डिडक्शन वाली वीडियो के अंदर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल डालनी होती है, तो सारी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप सबके डॉक्यूमेंट्स उससे ले लीजिए। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की डिटेल उससे क्लाइंट से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आई हैव सीन इन द मार्केट, पीपल फाइल रिटर्न ऑफ द क्लाइंट्स
जिसमें वो इन्वेस्टमेंट फेक इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं। फेक इन्वेस्टमेंट दिखाना इट्स ए रॉन्ग एक्ट। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। तो आपको फेक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिखानी होती, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी इनकम को कम शो कर सकें और आपको टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स इवेजन के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस इज रॉन्ग एक्ट और आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने रियल इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसके बाद भी आप क्लाइंट की डिटेल फिल करते हैं तो उसमें नोटिस आने के चांसेस रहते हैं, और नोटिस में जो भी टैक्स बनता होगा वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पे करना पड़ सकता है। सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर हमें डिटेल जो एक्चुअल रियल डिटेल होती है, वो डिटेल जिसके डॉक्यूमेंट हैं क्लाइंट के पास, खासकर इनकी बात कर रहा हूं मैं, उससे ऊपर वाले में चल सकता था, कैश सैलरी मिल रही है वो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ की जरूरत होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होते हैं संभाल के, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आता है तो आपके पास वो सारी डिटेल्स मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए हमें ये डिटेल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ये भी वो डिटेल है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है तो आपको सब सारा टैक्स विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको पे करना पड़ सकता है। तो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस थिंग। जैसे कि स्कूल ट्यूशन फी, सबसे पहली जो चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्लाइंट को अगर डिडक्शन देना चाहते हैं, आप कम उसके टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उससे मांगिए स्कूल की, उसके बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फी जो है उसकी डिटेल आप जरूर मांगिए। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम उसने करवाया हुआ है तो उसकी डिटेल आप मांगिए उससे। उसके बाद आप उससे लीजिए एक्सपेंसेस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि अगर उनके घर में कोई डिपेंडेंट है उनके ऊपर, कोई ऐसा है जो उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, आपके क्लाइंट की इनकम के ऊपर, अगर उसके फैमिली में उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, डिसेबल मतलब वो चल फिर नहीं सकता, देख नहीं सकता, कोई भी डिसेबिलिटी है अगर उसके अंदर, तो देयर इज ए लिमिट ऑफ डिडक्शन, यानी कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इस डिडक्शन के बारे में भी आप हमारी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है। डिसेबल्ड डिपेंडेंट है अगर उसके फैमिली में कोई, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते नहीं है क्लाइंट से, क्लाइंट टैक्स बचाना चाहता है तो ज्यादातर इसके बारे में बात नहीं की जाती। अगर उसके घर में कोई डिसेबल डिपेंडेंट है तो उसके बारे में आप उनसे पूछिए, और अगर वो सिवियर डिसेबल है, सिवियर डिसेबिलिटी का मतलब यानी कि वो 80% से ज्यादा डिसेबल है, तो उसके रिगार्डिंग उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास से वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो उसमें जो डिडक्शन की लिमिट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए जितना कम इनकम होगी उतना कम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ज्यादातर क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज चेक करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको इसके डॉक्यूमेंट्स में मांगने चाहिए अगर सिवियर डिसेबिलिटी है तो। इसके बाद स्पेसिफाइड डिसीज, अब ये ज्यादातर इसके बारे में भी बात नहीं की जाती। मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट है आपका जिसकी फैमिली में कोई कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रहा है या एड्स की ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी स्पेसिफाइड डिसीज हैं जिनकी लिस्ट आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। तो स्पेसिफाइड डिसीज की अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो, देयर इज अ लिमिट ऑफ डिडक्शन, तो इसके डॉक्यूमेंट्स भी आप क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं, जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है ऑन स्पेसिफाइड डिसीज, उसकी डिटेल्स आप मांगिए उनसे। डोनेशन की डिटेल आप मांग सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर उसने कोई परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी डिटेल भी मांग सकते हैं। लेट मी मेंशन हियर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके ऊपर जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा उसकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ये सारी की सारी डिटेल्स आप वहां पर मांग सकते हैं अपने क्लाइंट से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट्स की। अभी ये जो टैक्स पेमेंट है वो किस किस टाइप का हो सकता है, व्हाट डज इट मीन बाय टैक्स पेमेंट। देखिए अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है किसी भी साल में, तो हमें एडवांस में यानी कि प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो भी हमने एडवांस में टैक्स पे किया प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके हमारे पास चालान्स होते हैं, उन चालान्स की डिटेल रिटर्न फाइल करते वक्त हमें टैक्स पेमेंट की डिटेल में मेंशन करनी होती है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी कि एडवांस टैक्स पे करने के बाद भी कुछ टैक्स का अमाउंट बच जाता है, यानी कि टैक्स असेस करने के बाद, इनकम असेस करने के बाद भी कुछ टैक्स का अमाउंट है जो आपको अभी पे करना है, तो सेल्फ असेसमेंट यानी कि फाइनल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पे करना होता है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी आपने पे किया उसकी भी डिटेल आप मेंशन कीजिए, यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है। टीडीएस सर्टिफिकेट,
टीडीएस सर्टिफिकेट आपको क्लाइंट से मांगने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म 16 जो सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है वो आप मांगेंगे, या फिर कोई और इनकम का, जैसे बैंक से उसको, मान लीजिए बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक से उसको फॉर्म 16A मिलेगा टीडीएस का सर्टिफिकेट। और मान लीजिए अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा है जिसने किसी कंपनी को, किसी ऐसे क्लाइंट को जो जिसकी ऑडिट होती है उसको हाउस रेंट पे दिया हुआ है, तो अगर उसने हाउस रेंट किसी ऐसे क्लाइंट, ऐसे किसी टेनेंट को दिया हुआ है जो उसका टीडीएस काट के देता है, तो वो उस टेनेंट से टीडीएस का सर्टिफिकेट भी लेगा, तो वो टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा ताकि आप वहां से डिटेल फिल कर सकें टीडीएस के बारे में। तो ये डिटेल आपको वहां पर मेंशन करनी होती है, ये डिटेल्स आप जरूर लीजिए अपने क्लाइंट से। इसके अलावा फॉर्म 26AS जो है वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि जो भी टीडीएस के सर्टिफिकेट में डिटेल्स हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर ने या फिर बैंक ने या फिर टेनेंट ने या फिर कोई क्लाइंट है, आपके क्लाइंट का कोई क्लाइंट है, वैसे वो डिटेल्स हमें बिजनेस में फिल करनी होती है। जो हमारी ITR 4 है, ITR 4 के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ITR 4 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके ऊपर भी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दैट वीडियो। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे थे फॉर्म 26AS की। तो ये वेरीफाई करने के लिए 26AS को डाउनलोड आपको करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, यानी कि जो भी टीडीएस कटा है, जो भी आपने टैक्स की पेमेंट की, या जो भी आपका रिफंड बन रहा है, वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वो डिटेल्स है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो डिटेल्स हैं और जो फॉर्म 16 के अंदर है, फॉर्म 16 या 16A के अंदर है, वो चीजें मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करती तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि आपके पास नोटिस आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइलिंग ऑफ ITR 1 कि ITR 1 फाइल करने के लिए आपको क्लाइंट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है। अगर आप अपनी खुद की भी रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो ये सारी डिटेल्स आपके पास पहले होनी चाहिए, तभी आप ITR 1 अपनी फाइल आपको करनी चाहिए, तभी आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ये जो माइंड मैप है, ये जो आप माइंड मैप देख रहे हैं, ये माइंड मैप मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यू विल गेट दिस वीडियो अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर YouTube पर नहीं देख रहे, अगर मेरी वेबसाइट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यू विल फाइंड ए लिंक ऑफ दिस वीडियो, दिस माइंड मैप। इस माइंड मैप का PDF कॉपी आपको मिल जाएगी, यू विल फाइंड अ लिंक ओवर हियर। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको मैं आगे और ज्यादा बेटर वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ITR 4 फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।